बंधक संकट एवं विशेष परिस्थितियों में विशेष अभियान में चलाने में माहिर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी ने शनिवार को अपना स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर एनएसजी के कमांडो ने मानेसर में हैरत अंगेज करतब दिखाकर अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। होस्टेज को वे किस तरह छुड़ाते हैं, विपरीत परिस्थितियों किस प्रकार किस मकान या बिल्डिंग में प्रवेश करते हैं, दुश्मनों से किस प्रकार लड़ते हैं, यह सब उन्होंने डेमो करके बताया। इस बल के जवान हमेशा काली यूनिफॉर्म में होते हैं, इसीलिए इन्हें ब्लैक कैट्स कमांडो भी कहा जाता है। साल 1986 में अस्तित्व में आने वाला यह विशेष अपनी स्थापना के बाद जब भी जरूरत पड़ी देश को संकट से निकाला है। इस बल के जवान असाधारण परिस्थितियों में अपना अभियान चलाने के लिए जाने जाते हैं। गुजरात के अक्षरधाम मंदिर हमले, मुंबई हमले 1911 के दौरान इनकी वीरता, पराक्रम एवं शौर्य को पूरे देश ने देखा। आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान इस बल के जवान किस तरह से काम करते हैं, इसका नाटकीय मंच कर दर्शाया गया। अपना 37वां स्थापना दिवस मना रहे एनएसजी को गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी। अपने बधाई संदेश में गृह मंत्री ने कहा कि इस विशेष बल ने अपने सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा को चरितार्थ करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अपने प्रशिक्षण स्थल मानेसर में एनएसजी के जवानों ने अपने साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया है। आतंकवादी हमलों, बंधक संकट और हाईजैकिंग के खिलाफ अभियान चलाने में एनएसजी को महारत हासिल है। यह बल वीआईपी की सुरक्षा में भी तैनात होते हैं। मुंबई पर आतंकवादी हमले के दौरान एनएसजी ने बंधकों को छुड़ाने के लिए ताज होटल, नरीमन हाउस और ओबरॉय होटल में विशेष अभियान चलाया था। उस समय पूरे देश ने इनका लोहा माना था। कांग्रेस शासित 3 राज्य पंजाब, राजस्थान व छत्तीसगढ़ में चल रही उठापटक के बीच शनिवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। संकेत है कि इन राज्यों पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कई निर्णय आ सकते हैं। इसके अलावा पार्टी अध्यक्ष के चुनाव से लेकर संगठन से जुड़े अन्य मामलों पर भी चर्चा होने की संभावना है। इस बैठक में अगले साल होने वाले 5 राज्यों के चुनाव पर प्रारंभिक चर्चा होने की संभावना है। मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के साथ ही लखीमपुर खीरी की घटना, किसान आंदोलन, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर वर्किंग कमेटी में विचार विमर्श हो सकता है। उत्तर प्रदेश में चल रहे चुनाव पर अलग से बात होने की चर्चा भी है। बता दें, पार्टी नेतृत्व से खफा चल रहे G23 के नेताओं ने पंजाब एपिसोड के बाद वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाने की मांग भी की थी। छत्तीसगढ़ के जसपुर में भीड़ पर कार चला देने के मामले में राजनीति गर्मा गई है। भाजपा ने मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा देने की मांग की है। घायलों को 25-25 लाख रुपए देने की भी मांग हो रही है। इस मांग को लेकर शनिवार को जशपुर बंद कर आह्वान किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लखीमपुर खीरी में जब छत्तीसगढ़ मुआवजा दे सकती है तो फिर छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं। इस बात को लेकर विपक्ष के लोग सरकार पर हमलावर हैं। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मृतकों को 50 लाख रुपया मुआवजा देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि घटना दुर्भाग्यजनक है और इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। उल्लेखनीय है कि इस मामले में राज्य सरकार ने गांजा तस्करों को रोक पाने में असमर्थ रहे एएसआई को कल शाम को ही हटा दिया है। इसके अलावा सीएम ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि शुक्रवार को दुर्गा विसर्जन के दौरान गांजा तस्करों ने जुलूस पर तेज रफ्तार कार दौड़ा दी। लोगों को रौंदते हुए वे भाग निकले। 5 किलोमीटर दूर जाकर उस कार को भीड़ ने पकड़ा और आग लगा दी। इस मामले में अभी तक प्रशासन ने एक ही मौत की पुष्टि की है। इसमें 26 लोग घायल हुए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नागपुर में सीआरपीएफ ने विशेष आयोजन किया। इस दौरान जवानों ने साइकिल रैली निकाली। इस मौके पर पशु संवर्धन, सुगंध विकास, व्यवसाय, क्रीड़ा व युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में कई लोगों को प्राणों की आहुति देनी पड़ी, कई पीढ़ियों को त्याग करना पड़ा। यह बलिदान आज की युवा पीढ़ी को स्मरण रहे। इसीलिए स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनकर कर्तव्य निभाने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। बुधवार को हिंगना स्थित केंद्रीय आरक्षी पुलिस दल के सीआरपीएफ परिसर में आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में केदार बोल रहे थे। देश भर में 75वें स्वतंत्रता दिवस पर गृह मंत्रालय की ओर से अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देश की अखंडता व एकता का संदेश देना रैली का मुख्य उद्देश्य है। इस अवसर पर सीआरपीएफ के उप महानिरीक्षक प्रशांत जाभूलकर,
कमांडेंट सुभाष चंद्र, संतोष मिश्रा, कमांडेंट करुणा राय, जनसंपर्क अधिकारी प्रदीप द्विवेदी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सीआरपीएफ की ओर से कन्याकुमारी से राजघाट तक साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। रैली की शुरुआत 22 अगस्त को कन्याकुमारी से हो चुकी है। बुधवार को साइकिल रैली नागपुर पहुंची। हैदराबाद से तकरीबन 580 किलोमीटर की दूरी तय 30 साइकिलिस्टों की रैली का हिंगना सीआरपीएफ कैंप में मंत्री सुनील केदार के हाथों स्वागत किया गया। रैली में शामिल अपंग व महिला साइकिलिस्टों की सराहना की। इस दौरान विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। स्वराज गर्जना, ढोल ताशा पथक ने शानदार प्रस्तुति दी। नेहरू युवा केंद्र की ओर से देशभक्ति गीतों पर आधारित नृत्य प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय विद्यालय की छात्राओं ने सांस्कृतिक नृत्य पेश किए। पेट्रोल डीजल की कीमतों में शनिवार को फिर वृद्धि की गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल में 35 पैसे प्रति लीटर महंगा करने का ऐलान किया। यह वृद्धि लगातार दूसरे दिन की गई। वहीं अक्टूबर के 16 दिनों में 13वें दिन वृद्धि हुई है। इस महीने पेट्रोल अब तक ₹3.85 और डीजल ₹4.35 महंगा हो चुका है। शनिवार को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹105.39 और डीजल ₹94.22 प्रति लीटर हो गई है। वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर में इस समय पेट्रोल सबसे महंगा मिल रहा है। वहां 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ₹117.59 है। उसके बाद मध्य प्रदेश का अनूपपुर है, जहां पर पेट्रोल महंगा है। वहां 1 लीटर पेट्रोल ₹116.91 में मिल रहा है। भोपाल में ₹114.09, जयपुर में ₹112.64 और मुंबई में ₹111.43 पेट्रोल की कीमत है। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने की सबसे प्रमुख वजह है कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि। अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत $84 प्रति बैरल से अधिक हो चुकी है। इससे पहले 2018 में एक बार क्रूड ऑयल की कीमत $84 से ज्यादा थी। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। अब वे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। राहुल से मुलाकात के बाद सिद्धू ने कहा कि मैंने अपनी सारी बातें राहुल गांधी को बता दी हैं। सभी मसले सुलझा दिए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने भी कहा कि सिद्धू ने अपने सारे मसले राहुल गांधी के सामने रखे हैं। पार्टी ने उनसे कहा है कि उनकी सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद सिद्धू ने अपना इस्तीफा वापस लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर काम करते रहने की हामी भरी है। उल्लेखनीय है कि चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद अफसरों की पोस्टिंग से नाराज सिद्धू ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना इस्तीफा पोस्ट कर दिया था। कई दिनों की गहमागहमी के बाद शुक्रवार को पहली बार उनकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई। वर्ल्ड कप T20 के बाद रवि शास्त्री के बदले नया कोच कौन होगा, इसको लेकर तस्वीर स्पष्ट होने लगी है। अनिल कुंबले के इनकार के बाद अब राहुल द्रविड़ पर नजरें टिकी हुई हैं। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अगले कोच के तौर पर राहुल द्रविड़ के नाम का ऐलान करने जा रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि बोर्ड की राहुल द्रविड़ से बात हो चुकी है। द्रविड़ फिलहाल नेशनल क्रिकेट अकादमी के हेड हैं। वे जल्द ही इस पद से इस्तीफा दे देंगे। कहा जा रहा है कि द्रविड़ 2023 में होने वाले वर्ल्ड कप तक टीम के कोच बने रहेंगे। उनकी टीम में विक्रम राठौर बैटिंग कोच बने रहेंगे, जबकि पारस महाम्बरे को बॉलिंग कोच बनाया गया है। अमेरिका के अलबामा राज्य में एक फुटबॉल मैच के दौरान एक अज्ञात हमलावर ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। इससे 4 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह मामला अलबामा के मोबाइल शहर में लैंड पीपल्स स्टेडियम में शुक्रवार की रात का है। फायरिंग के बाद वहां भगदड़ मच गई। कई लोग इधर उधर भागने लगे। वहीं मैदान पर मौजूद खिलाड़ी और अंपायर जहां थे वहीं लेट गए। इससे बड़ी हानि नहीं हो पाई। उल्लेखनीय है कि 2019 के अगस्त में भी इसी स्टेडियम में भीड़ पर एक 17 साल के युवक ने फायरिंग की थी। बाद में उसने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसे हत्या की कोशिश करने के मामले में सजा हुई थी। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बड़ा फैसला लेते हुए एशिया कप 2023 की मेजबानी पाकिस्तान को दी है। दुबई में हुई ACC की बैठक में फैसला लिया गया कि 2023 एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान करेगा और ये टूर्नामेंट वनडे फॉर्मेट में होगा। वहीं T20 का एशिया कप 2024 में होगा। उसकी मेजबानी श्रीलंका करेगा। इन सभी
फैसलों पर एशिया क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जय शाह ने हामी भरी है। बता दें, जय शाह बीसीसीआई के सचिव भी हैं। जय शाह की अध्यक्षता में हुई एसीसी की बैठक में जय शाह ने कहा कि इस बार एशिया कप का आयोजन पाकिस्तान में ही होना चाहिए और साथ ही फैसला लिया गया कि टूर्नामेंट किसी तटस्थ स्थान पर नहीं होगा। 2023 में भारत में अक्टूबर और नवंबर के दौरान वर्ल्ड कप का आयोजन होगा। इस टूर्नामेंट से पहले ही एशिया कप भी आयोजित किया जाएगा। माना जा रहा है कि एशिया कप आईपीएल के तुरंत बाद हो सकता है। वैसे अब सवाल ये है कि क्या भारतीय टीम एशिया कप के लिए पाकिस्तान जाएगी? क्या सरकार भारतीय टीम को पाकिस्तान जाने की इजाजत देगी? भारत सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक पाकिस्तान आतंकी गतिविधियां बंद नहीं करता, भारत उसके साथ उसकी सरजमी पर कोई सीरीज नहीं खेलेगा। एशिया कप 2020 पाकिस्तान में ही आयोजित होना था, लेकिन बीसीसीआई ने वहां टीम भेजने से इनकार कर दिया था। इसके बाद श्रीलंका को एशिया कप की मेजबानी दी गई थी और कोरोना वायरस की वजह से टूर्नामेंट स्थगित करना पड़ा था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सीआरपीएफ के फोर्स को लेकर झारसुगुड़ा से जम्मू तवी जा रही स्पेशल ट्रेन में शनिवार की सुबह 6:30 बजे अचानक विस्फोट हो गया। बताते हैं कि सामान लोड करने के दौरान बोगी नंबर 9 के गेट के पास एक जवान के हाथ से डेटोनेटर से भरा एक बॉक्स अचानक ट्रेन की फर्श पर गिर पड़ा। यह हादसा हुआ। इस हादसे में 4 जवान सुशील चौहान, चवन विकास लक्ष्मण, रमेश लाल और रविंद्र कर घायल हो गए। जब हादसा हुआ तब ट्रेन रायपुर स्टेशन पर ही रुकी हुई थी। घायल जवानों को रायपुर के नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई गई है। अमेरिका ने कोविड के चलते यात्रियों पर लगाई पाबंदी हटा दी है। अब फुल वैक्सीनेटेड लोग अमेरिका की यात्रा कर सकेंगे। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि 8 नवंबर से अमेरिका की यात्रा करने के लिए सीमाएं खोल दी जाएंगी, पर इसमें शर्त यही होगी कि मान्यता प्राप्त वैक्सीन लगवाने वालों को ही अमेरिका आने की इजाजत दी जाएगी। इनको फ्लाइट में बैठने से पहले ही वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इससे उन लाखों लोगों को राहत मिलेगी जिनके रिश्तेदार अमेरिका में रहते हैं या जो अमेरिका में काम करने के लिए जाना चाहते हैं। चीन में कोविड का केस मिलने के बाद शुरू हुई पाबंदियों के चलते अमेरिका समेत तमाम देशों में यात्राओं पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कई देश धीरे धीरे अब प्रतिबंध हटा रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भूटान और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए बनी सहमति को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मित्रों को खोना ही इस सरकार की विदेश नीति है। उन्होंने भूटान और चीन के बीच बनी सहमति संबंधी एक खबर साझा करते हुए ट्वीट किया, भारत सरकार की विदेश नीति मित्रों को कैसे खोना है और किसी पर कोई प्रभाव नहीं डालना है। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार चीनी घुसपैठ को लेकर भी कहती आ रही है कि ना तो कोई वहां आया और ना ही कोई गया, लेकिन फिर भी चीन से लगातार बातचीत की जा रही है। उनका कहना है कि चीन को लेकर सरकार लगातार गलत की स्थिति पैदा कर रही है। लोगों को पता होना चाहिए कि वास्तविक स्थिति LAC पर क्या है। लोगों को सरकार से यह जानने का अधिकार है कि लद्दाख में चीन ने कितने इलाके में घुसपैठ की। बता दें कि भूटान ने एक दिन पहले ही घोषणा की थी कि उसे चीन के साथ काफी समय से लंबित सीमा विवाद को सुलझाने के लिए सहमति व्यक्त की है। भूटान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि 3 चरणों के खाके से संबंधित MOU से सीमा वार्ता को गति मिलेगी।